for joining us this evening on the special occasion of screening of documentary film and release of book titled Wall Paintings, The Vanishing Treasure by city-based senior artist Shri Ram Pratap Verma ji. I feel privileged to welcome our chief guest Professor B.N. Goswami, Shri Ram Pratap Verma ji, producer of the film and author of the book, Shri Hemant Verma ji, director of the film from Mumbai, Ms. Nirupama Dutt, eminent journalist of the city and editor of the book, Dr. Vishu Arora ji, associate scriptwriter of the book, and Manish Jindal ji and Diwan Manna ji, the chairman of Punjab Lalit Kala Academy, and all art lovers and artists present here. Now I request Bhim Malhotra ji, the chairman of Chandigarh Lalit Kala Academy, to present a bouquet to our chief guest, Dr. B.N. Goswami ji. Bhim Malhotra ji, please. Now I would invite Bhim sir to say a few lines on this occasion. Bhim ji. So, good evening everyone. Respected श्री B.N. गोस्वामी जी, तो आज के जो हमारे स्पेशल आर्टिस्ट गेस्ट श्री राम प्रताप वर्मा जी, हेमंत जी, विशु जी और निरुपमा दत्त जी अभी आने वाले हैं, और शहर के इमिनेंट आर्टिस्ट मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो हमारे मदन जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, और हमारे फैकल्टी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी कॉलेज ऑफ आर्ट और एंड स्टूडेंट्स एंड आल्सो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड सिटी आर्टिस्ट एंड आर्ट लवर। सो मैं आप सबका आज की शाम में जो एक स्पेशल शाम होने जा रही है, तो आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ दिल से। तो राम प्रताप जी तो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, इनका टैलेंट मुझे पता है। पर जो आज टैलेंट ये इनका मैं देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड डिज़ाइनर, ही इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो ये वाला जो कहते हैं ना कि टाइम के साथ क्रिएटिविटी चेंज होती रहती है, क्रिएटिविटी के रंग भी चेंज होते रहते हैं। तो आज हम राम प्रताप जी के जो अलग से रंग है, तो वो आज हम देखेंगे। और मैंने जो है थोड़ा सा देखा था यहाँ पे, जो थोड़ा हमने चला के देखी थी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, जो उसकी क्वालिटी है वंडरफुल। और जो हेमंत जी और इनकी सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो इनकी पूरी टीम है, टीम ही बहुत अच्छी है। तो मैं आप पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहूँगा कि सच ए वंडरफुल प्रोडक्शन। चाहे आप फिल्म देखेंगे, चाहे आप बुक देखेंगे, क्योंकि बुक का राम प्रताप, वो तो बुक का तो मुझे कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि ही इज़ हिमसेल्फ इज़ ए डिज़ाइनर। तो कई बार बुक में पता क्या होता है, जो मैंने देखा है, सम टाइम प्रिंटिंग अच्छी होती है, डिजाइनिंग अच्छी नहीं होती। कई बार मटेरियल अच्छा होता है, फिर प्रिंटिंग अच्छी नहीं होती, डिजाइनिंग अच्छी नहीं होती, वो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस बुक में मेरे ख्याल एवरीथिंग विल बी कंप्लीट जो इसका। तो कॉन्ग्रेचुलेट राम प्रताप जी। तो ये जो इतना अच्छा, जो क्योंकि इसमें सब एक परफेक्ट हाथों से होके गुजरी है, चाहे वो फिल्म है चाहे वो बुक है। और बाकी जहाँ तक ये है, जो इतना जो मैंने भिवानी, मैं भी हरियाणा से हूँ, मैंने देखा भिवानी में इतना कुछ है, मुझे आज इस फिल्म के थ्रू पता चला। जो हमारा जो पास्ट हमें छोड़ नहीं रहा है, ना हम पास्ट को हम भूल भी नहीं रहे हैं। पर बड़ी अच्छी बात है कि राम प्रताप जी ने पास्ट को इतने बढ़िया तरीके से एक बुक के रूप में हमारे सामने लेके आए हैं, क्योंकि ये जो पास्ट है हमारा, ये तो हमारे पूर्वज हैं। इसी बहाने हम आज अपने पूर्वजों को भी याद करेंगे। जो भिवानी शहर में मुझे आई एम सरप्राइज टू सी सच वंडरफुल, जो इन्होंने इनकी आई ने उसको कैप्चर किया है। सो वंस अगेन आई लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, ऑल टीम मतलब की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। आगे मेरे ख्याल राम प्रताप जी बताएंगे डिटेल में। So, as we all know that name Ram Pratap Verma ji needs no introduction, but still I would like to brief on him. Ram Pratap Verma ji was born and brought up in a very small town called Bhiwani, also known as Choti Kashi in Haryana.
Bhavani ji is a very, Bhavani is a very narrow-minded and conventional society with no exposure to art, creativity, or innovativeness. This shows his struggle to get formal training in art. In 1978, Ram Pratap ji did formal training in art and craft from Gurgaon and nurtured his creativity as he got a chance to visit art galleries in Delhi. After this training, he joined as art teacher in a school at his hometown Bhiwani, but the school could not satisfy his creative instincts. With the help of local poets, dramatists, and painters, he formed a group called Kala Manch, which gave him a platform to perform plays and discuss contemporary art. In 1986, after completing his Bachelor in Fine Arts, he joined Haryana Sahitya Academy as a commercial artist. This job was so exhausting that it didn't leave him with any time to do artwork. So in 1990, he joined Fine Arts in Education Department, Chandigarh as an art teacher. Ram Pratap ji has many solo shows and group shows to his credit. His major solo shows were held at Chandigarh, Delhi, Mumbai, by Punjab Lalit Kala Academy, Delhi Lalit Kala Academy, Alliance Francaise Chandigarh, Government Museum Chandigarh, Leela Gallery Mumbai, and so on. His major group shows were held in New Delhi, Mumbai, Chandigarh, and London. Ram Pratap ji is the recipient of numerous awards, including Commendation Awards on Republic Day by Chandigarh Administration, Merit Certificate by Punjab Lalit Kala Academy, Chandigarh, and also awards by Chandigarh Lalit Kala Academy and IFEX. So I request Ram Pratap ji to share his thoughts and experiences regarding film and the book. Ram Pratap ji. Most respected Goswami ji, Bhim ji and CLK team, Hemant ji, Neeru ji, Vishu Arora ji, my mentors, teachers, artists, art lovers, friends, and dear young artists and August gathering. I'm not a good speaker, so I'll shift to the Hindi. I don't know कहाँ से शुरू करूँ. जिस टाउन में मैं पैदा और बड़ा हुआ, जिन गलियों में मैं घूमा, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंस्पायर करती थी. और कितना इंस्पायर करती थी, किस तरीके से इंस्पायर करती थी, एज ए चाइल्ड मैं समझ नहीं पाता था. जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे स्कूल का रास्ता एक गली से गुजरता था और उस गली में कुछ वीवर्स रहते थे और जो वीविंग भी करते थे और प्रिंटिंग करते थे. उसके पास उनके जो बुने हुए जो ताना बाना था, धागे वहाँ लगे होते थे, वो उसको किस तरह से लगाते थे उसके ऊपर, फिर खड्डी पे लेके जाते थे. उसके बाद वो कलर बनाते थे. वो कलर मुझे बहुत इनवाइट करते थे. वो वेजिटेबल डाइस मुझे रोक लेती थी. बड़ी बार स्कूल मिस किया. किसी को पता भी नहीं चलता था उस ज़माने में कि बच्चा स्कूल आया कि नहीं आया. घर आकर के उनको देखते रहते थे ठप्पा प्रिंटिंग. तो वहाँ से एक ये लगा रहा कि भी कोई तो चीज़ है जो मुझे लगती थी, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है. जब स्कूल में पढ़ाई भी करते थे तो वहाँ पे भी आर्ट टीचर्स कहते थे बड़ा अच्छा काम करते हो, जैसा कि सब लोगों के साथ सब इस दौर से गुजरे होंगे. उस में किसी ने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा काम करता, आप इसको आर्ट टीचर की ट्रेनिंग करवा दो. हमें पता ही नहीं था कोई किसी ने क्या करना, आर्ट टीचर की ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगा. बट एनीवे, लकीली मुझे जो एडमिशन मिली वो गुड़गांव में मिली. 2 साल मैंने वहाँ गुजारे और गुड़गांव के प्रॉक्सिमिटी में, यार गुड़गांव के अंदर भी कुछ लोग आर्टिस्ट थे जो काम करते थे. उसका फ़ायदा ये होता है कि हम वीकेंड के ऊपर बस पकड़ी, उस समय में 10-15 पैसे 20 पैसे लगते थे और कनॉट प्लेस चले जाते थे. वहाँ बच्चे स्केचिंग किया करते थे. पता करा लगा तो वो आर्ट्स कॉलेज के होते थे. उनसे देख करके आगे जर्नी शुरू हुई. 2 साल पता नहीं किस तरह गुजर गए.
बट उस कोर्स के अंदर मैंने एक्सेल किया और मुझे निकलते ही हरियाणा सरकार की नौकरी मिल गई। उस ज़माने में 6 महीने की ट्रेनिंग 6 महीने के लिए रखते थे, कुछ ऐसे टर्म्स थे। और जो पहला एक्सपीरियंस जैसे हुआ तो स्कूल में जब ज्वाइन करने चले गए तो देयर वाज ए हेडमास्टर, एंड जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी सी लगती थी वो सारी वो वहाँ पे मिली। उसने कहते हैं आप आगे चलो ऐसे करो, 2-3 दिन बाद में इस दीवार के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बना दो। मैंने वहाँ पे एक सरस्वती की पेंटिंग बनाई थी, एक लैंडस्केप बनाई थी, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती तो भारत का नक्शा जरूर बनवाते थे जो बच्चों को बड़ा एजुकेट करने के लिए। उसमें सबसे बढ़िया बात लगी जब मैं यहाँ से आर्ट्स कॉलेज की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद और कुछ साल यहाँ गुजारने के बाद एक बारी फिर से गया भिवानी, तो मेरा दिल किया कि मैं उस स्कूल को देख के आऊँ। जो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि वो पेंटिंग्स 15-20 साल के बाद वहीं पे मिली मुझे। जितनी ख़राब हो सकती थी वक्त के हिसाब से वो थी, बाकी उन्होंने की नहीं। तो मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने वहाँ से उससे पूछा कि मैंने कहा भी ये आपने कहते जी कि यहाँ पे टीचर आए थे किसी ज़माने में, उन्होंने की थी, तो हम सफ़ेद ही करवा लेते हैं, बस पेंटिंग वो नहीं करवाते। जब मैं उस स्कूल में काम करता था तो वहाँ मुझे ये लगता था कि मेरा ये जगह नहीं है, और एक दिन दिमाग में आया और उठा के रिज़ाइन कर दिया। पैसे इतने किसी के पास होते नहीं थे कि आई बिलोंग्स टू ए वेरी बिलो मिडिल क्लास फैमिली एट दैट टाइम। और उस पीरियड के दौरान एक, जैसे कि इन्होंने बताया, हमने एक सोसाइटी बना रखी थी क्योंकि इंस्टिंक्ट था, पता नहीं था कहाँ जाना है, ये भी नहीं पता था क्या करना है। उसमें यहाँ के चंडीगढ़ में सब जानते चेयरमैन भी थे माधव कौशिक जी, और हमने एक टीम बना रखी थी, तो हमने एक कला मंच फॉर्म किया और प्ले करनी शुरू कर दिए। एक प्ले लेकर के हम बर्फ़ के लोग छोटे छोटे, टाइटल था उसका, शिमला लेके आए गेटी थिएटर में। उन दिनों में कंपटीशन हुआ करते थे, तो वी स्टेड देयर इन सेक्टर 20। और जब एक दिन बीच में समय था वापस जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन चलती थी या बसें चलती थी, ट्रेन भी कम चलती थी, बाद में चलाई थी, बस जाती थी, उसमें पास टाइम था, तो मैं आर्ट्स कॉलेज में आ गया विज़िट करने के लिए। क्योंकि कोई एक भिवानी से कोई लड़की थी, मुझे नाम नहीं याद वो थी, तो हम वैसे ही आ गए। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया वापस जाके मैं आऊँगा, एंड आई पुट माई रेजिग्नेशन देयर। और जो कुछ भी था अपना यहाँ बांध कर, घर वालों ने बहुत रोका, मैं यहाँ आ गया। इन द मीन टाइम जो ये पीरियड भी था, तो मुझे ये कलर्स जो बड़े फैसिनेट करते थे, तो मैं लोगों को वहाँ पे, उस ज़माने में वॉल पेंटिंग्स वैसे नहीं होती थी, बट उस तरीके की वॉल पेंटिंग्स लोग अपनी मर्जी से एक आध कोई छोटी छोटी करवाते थे। तो मैंने उस पेंटर को ही ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे मैंने उन लोगों से जो पिगमेंट्स हैं कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ग्राइंड करते हैं, उसमें क्या मिक्स करते हैं, वो देखे। बताते नहीं थे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ये कह देते थे कि जी ये पेवड़ी पड़ी है। पेवड़ी मीन्स येलो ऑकर, दिस इज़ ए लोकल टर्म विच इज़ यूज ओवर देयर। हिरमची मीन्स इंडियन रेड, और नीले को तो नीला ही बोलते थे। वो ग्राइंड करने लगा देते थे, हम उसको घोटते रहते थे। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जब यहाँ पे ट्रेनिंग ली, तब समझ में आया कि वो घुटाई क्यों करवाते थे, ताकि उसकी लाइफ अच्छी बनती रहे, जो उनका प्रोसेस था। ये मैंने वहाँ से सीखा और यहाँ आकर के मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ से फिर मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ निकल के आऊँगा, और यहाँ आकर के मैंने काम कर लिया। यहाँ ज़िंदगी चलती रही, कॉलेज पास आउट हो गया, सब कुछ हो गया, रोजी रोटी का सवाल आता है, फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली। आई डोंट नो मैं इसको फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ कि मुझे जिस लेवल का काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैंने हरियाणा साहित्य अकेडमी मैं गया इंटरव्यू देने, 5-7 लोग थे, उन्होंने काम देखा, सेलेक्ट कर लिया। माई फर्स्ट ट्रेनिंग वाज कि हरियाणा में जी कहती जी आप ऐसे करो, ज्वाइन कर लिया ना, 5-7 दिन बैठो आराम से, फिर बताएंगे क्या करना है। उस दिन लगा कि फिर से फंस गए। बट एनीवे, उस 2 साल का जो टेन्योर था मेरा, उसमें मैं बहुत अच्छे लोग, डॉक्टर नामवर सिंह वेल नोन, ये जो एस्थेटिशियन थे, इन लोगों के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। वहाँ से थोड़ा दिमाग खुला कि भी ये किस लेवल का काम, किस लेवल की बातें करते हैं ये लोग। उन लोगों के साथ बड़ा समय गुजारा, कवि सम्मेलन में जा कर के। मुझे कुछ नहीं करना होता था, वो जा कर के जो सरकारी उसमें होता है कि बैनर लगा दो, 2-4 फूल लगा दो, ये कर दो, उसके लिए तो आर्टिस्ट हो जाते थे। बट जब उनकी मैं शायरी सुनता था, जब मैं उनकी बातें सुनता था, या
प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो डिस्कशन चलती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, वो सुनते थे। तो मैंने कहा ये 9 से 5 की नौकरी में अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपना कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अब नौकरी छोड़ो तो फिर वही सर्वाइवल की प्रॉब्लम आती है। तो बाई दी वे यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली थी तो मैंने यूटी में अप्लाई कर दिया। चलो एटलीस्ट 1 से 2 बजे की नौकरी होती है, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा। वो करने के बाद फिर मैंने अपनी सर्वाइवल के लिए कमर्शियल किया, प्लस फिर मैं अपने पेंटिंग वाले इंस्टिंक्ट को ज़िंदा रखने के लिए 7-8 बजे के बाद रात को काम करता था अपने लिए थोड़ा सा, और कंटिन्यूस थोड़ी बहुत जितना भी मुझे चांस मिलता था मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहता था। तो यहाँ से मेरी वो नर्चरिंग ये सारा होता रहा। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। फिर मैंने उस पर तवज्जो, ऐसे नहीं कि सरकारी इस नौकरी के अंदर मैंने काम नहीं किया हो, जितना मेरे पास था मैंने उस नौकरी के अंदर काम किया। मेरे साथ के कुछ कुलीग्स हैं वो सब समझते हैं कि किस लेवल का उस तरह से हमने काम किया था। अब आती है बात की जो यहाँ पे कैसे हुआ। ये मेरे जहन में शुरू से थी कि जब मैंने आपको बताया कि जब मैं उस पेंटर की शॉप पे जाता था तो मैं इस गलियों से गुजरता था जहाँ पे आप फिल्म में देखेंगे एक हवेली के ऊपर कैमल राइडर, एक जो मैन विद अम्ब्रेला, 2 जो रेसलर्स हैं वो बने हुए हैं, थोड़ा काफ़ी डैमेज हो गए अब तो। मैं उनको देखता रहता था ये कैसे करते हैं। समटाइम्स वो पेंटर भी बोल देता था कि यार तू ना ये ऐसी इस पेपर ये बोर्ड बनाना, इस पे ऐसे कर देना, तो वो वहाँ से मैं लेता रहता था। वो मेरे दिमाग में थी, लेकिन ये चीज़ दिमाग में आ गई थी कुछ करना इनके लिए, बट क्या करना वो डायरेक्शन नहीं थी। फाइनली 2006 में फिर थोड़े से पैसे इकट्ठे करके, उस ज़माने में कैमरे भी 5-5 हज़ार के आया करते थे, एक कैमरा लिया और उनको शूट करना शुरू कर दिया। ऐसी ज़िंदगी चलती रही। तो फिर वो कहते हैं कि कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। वो जो चलता रहता था वो कुछ ना कुछ कर रहता था। तो आप सबको शहर में पता होगा कि 2017 में एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट एंड एट द सेम टाइम डिमाइज ऑफ माय वाइफ, उसने एकदम ही हिला के रख दिया। फिर कई दोस्तों के, नीरू जी के, BRP भी, हेमंत जी के, इनके सब के विजिट होने लगे, भाई आप कुछ करो नहीं तो करेंगे। तो मेरे पास अब ये था कि बच्चे सेट हो गए थे, जो पैसा है मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। तो ये आइडिया वहाँ से चलता रहा। तो मैंने फिर ये लिया कि मैं इसको अब डॉक्यूमेंट करूँगा। और उसकी इन द मीन टाइम कुछ हवेलियाँ ख़त्म हो गई थी, तोड़ दी गई थी। और अनफॉर्चुनेट पार्टीज़ की मेरे शूट करने के बाद भी जो सबसे बिगेस्ट हवेली आप इसमें देखेंगे वो तोड़ दी गई। मुझे वहाँ से खबर मिली, भिवानी से किसी ने, हिंदी के कोई न्यूज़ में उन्होंने खबर दी थी कि भी इस हवेली का टूटना एक सपने से टूटना जैसा है। आई कॉल्ड देम एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा को भी फ़ोन किया। वो कहने लगे जी दिस इज नॉट आवर कंसर्न, समथिंग वाज। बट तब तक मैं डॉक्यूमेंटेशन कर चुका था। कोरोना पीरियड के अंदर फिर डॉक्यूमेंटेशन हमने शूट कर लिया था। शूट करने के बाद कोरोना पीरियड आ गया। कोरोना पीरियड में क्या करोगे, और अकेला बंदा, और इस इतने बड़े हादसे के बाद क्या करे। फिर मैंने ये बुक डॉक्यूमेंट करनी शुरू की। मैं बिल्कुल भी नहीं क्लेम करता कि मैं कोई राइटर हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करता कि मैंने कुछ कहा। कुछ ऊपर से ही कुछ वाइब्रेशंस ऐसी थी कि मैं उसको लिखता गया, एडिट करता गया, चलता गया। फिर टीम बनाई, नीरू जी को साथ लिया एडिटर, यीशु जी को साथ लिया एज कंटेंट डेवलपर, सब हमने मिल कर के काम किया और वो बुक आप लोगों के सामने आज आ गई है। अब बात आती है कि इन पेंटिंग्स के अंदर ख़ास बात क्या है। अब जो मैं बात कर सकता हूँ, उस टाइम तो एज एन एमेच्योर आर्टिस्ट हम देखते थे भी एक हॉर्स राइडर बड़ा अच्छा बना रखा है, क्रिएटिविटी का उसमें वो नहीं देखते थे, हम रियलिस्टिक अप्रोच थी। वहाँ पे एक और ट्रेंड था, एक तो थी ये हवेलियाँ जिनके ऊपर ये चित्र बनाते थे। भिवानी शहर में 200 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं ये एज पर रिकॉर्ड। ये सिटी में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बस सिर्फ ये छोटी काशी इसलिए थी कि इसमें न्यूमरस टेम्पल्स हैं और सुबह 4 बजे मंदिर की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। ये शहर ऐसा था उस ज़माने में, आज का मुझे नहीं पता क्या है, कि जिस ज़माने उस शहर के अंदर नॉन वेजिटेरियन और ये जो ड्रिंक्स का सिस्टम उस ज़माने में नहीं था, अब तो हर जगह पे है, इसलिए इसको ये बोलते थे। अब हमने स्टडी किया, वहाँ पे जो लोग साहूकार लोग थे,
अंग्रेज़ों ने जब वहाँ पे इंटरवीन कर लिया था तो देर वाज ए नेबरिंग स्टेट, ये सिटी जो है लोहारू से जो राजस्थान के 37 किलोमीटर के पास ही है, तो वो इन्फ्लुएंस भी उसमें देखने को मिलता है। इन पेंटिंग्स को फिर हमने स्टडी करना शुरू किया, डॉक्यूमेंटेशन जब करनी शुरू की तो कुछ चीज़ें सामने आई और कई प्रॉब्लम्स भी आई। आई वॉज सरप्राइज्ड कि रियलिस्टिक इफ़ यू कंपेरिज विद दिस माइकल एंजेलोस वर्क, हम वो देख लेते हैं, उस तरह के अप्रोच में इन्होंने रियलिस्टिक भी कुछ काम किए हैं। और कुछ जैसे कि एक स्टेटमेंट थी, पिकासो ने स्टेटमेंट दी कि आई लर्नड एज टू पेंट एज ए चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। वो उन लोगों ने उसी टाइम पे अचीव कर लिया था, और सारे के सारे थीम माइथोलॉजी से रिलेटेड हैं। और वो माइथोलॉजी पेंट किसने की? सारे मुस्लिम कारीगर्स थे। जब अंग्रेज़ों ने भिवानी सिटी को एक मंडी डिक्लेयर किया, इसलिए किया था कि जो लोहारू का नवाब था उसको डाउन करना था, दैट वाज ए पॉलिटिकल सिस्टम, बट इस शहर की किस्मत खुल रही थी। तो उन लोगों ने जो वहाँ पे कमीशन एजेंट जिनको कह सकते हैं, या जो व्यापारी जिसको बोलते हैं हम लोग, उस शहर को बड़ा कुछ दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई, और उन लोगों ने आर्टिस्ट इनवाइट करने शुरू किए। कलर पैटर्न सिर्फ पिगमेंट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, दूसरी चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने देखा कि रॉ मटेरियल जैसे ये जो इनमें मिक्स करने वाले डायरेक्ट अलसी का तेल मिलता था, और हमारे जैसे जो शौक़ रखते थे वो लोग वहाँ पे बैठ कर के उनके चेलागिरी करते थे, वो करते थे। और साथ के साथ ये भी कहता, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए मैं इतने कभी नहीं देखा होगा जितने मैंने उनके लिए बीड़ी के बंडल खरीदे, पूना की हरी भाई देसाई बीड़ी, और वो एक पेंटिंग में मेरी में रिफ्लेक्ट भी कर रही थी वहाँ पे। ये सारे करते करते मैंने ये, आप उसको गुरु शिष्य परंपरा कह लो या डेडिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो, वो देखा। तो ये पेंटिंग्स का इनका जो देखने का और ये सफ़र रहा। जब हम इसको शूट करने निकलने लगे तो इन हवेलियों को, जिन लोगों की ये हवेलियाँ थी, वो लोग बिजनेस की तलाश में आगे निकल गए, और ये हवेलियाँ केयर टेकर्स को हैंड ओवर कर दी। और केयर टेकर को वो उस टाइम एक छोटी सी सैलरी और रहने की जगह देते थे, विच वाज फ्रीडम। जब ये एक जनरेशन गैप आया, जो लोग ग्रो किए, उसके बाद वो केयर टेकर्स को पैसे उन्होंने देने पर बंद कर दिए, क्योंकि हमने जगह भी दे रखी है और ये नेगलेक्ट होने लगी। ये उनकी स्टोरीज थी। एज़ फॉर दिस पेंटिंग्स आज कंसेंट, बाकी तो सारी फिल्म बताएगी इसमें। आई वॉज सरप्राइज कि एक जो उन लोगों की जो जिनकी हवेलियाँ थी, वो लोग अपने एंसेस्टर्स के लिए क्रिमेशन ग्राउंड स्पेशलाइज उनके इंडिविजुअल्स होते थे। नीचे बॉडी क्रिमेट की, उसके ऊपर डोम बना दिया। साइंस पता की ऑक्टागोनल डोम क्यों बनाते थे? वो कहते थे जी 8 दिशाएं हैं। जब बंदा की जब उसकी डेथ हो जाती है तो सीधा लेटता है, तो उसको ब्रह्मांड नज़र आना चाहिए। उस ब्रह्मांड के अंदर क्या है? माइथोलॉजी। इसलिए उन्होंने वो माइथोलॉजी वहाँ पे पेंट की। हमारे यहाँ पे क्या चलता है? लोटस का जो वो बताते हैं, जैसे कि माइथोलॉजी है, मैंने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने उसमें लोटस की काउंट करके की हैं, जो अगेन उसी से रिलेटेड हैं। और 2 तरह की पेंटिंग्स उसके अंदर देखने को मिलती हैं, एग्जैक्टली रियलिस्टिक स्टाइल ऑल्सो, और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर आप देखेंगे बहुत एब्स्ट्रैक्शन मिलती है। एंड मैं हैरान हूँ कि वो एब्स्ट्रैक्शन उन्होंने 200 साल पहले करती थी, जो आज हम जिनको फिगर्स को तोड़ के बनाते हैं, एकदम से फ्रीली ड्रॉन। और जो उन्होंने राउंड के अंदर रासलीला पेंट की है, वो एक स्टाइल डिफरेंट है। और डोम के ऊपर वो एक्यूरेसी लेके आना, वो 18 फिगर का सिस्टम सेम रखना, रिमार्केबल था उसमें। जहाँ पे स्पेस बच जाती थी उनको कोई गाइड नहीं करता होगा, मुझे नहीं लगता कोई उनको गाइड करता था, पेंटर्स अपनी मर्जी से करते थे। अब जैसे रामायण पेंट करते, कहीं पे गैप बच गया, कोई बात नहीं, गोवर्धन पर्वत बना दो, विच इज़ नॉट रेलेवेंट विद द राम रावण बैटल। साथ में दूसरी जो डोम्स बनाते थे उसमें कुछ डिफरेंट स्टोरीज बना देते थे, गणेश से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड। ये है सब्जेक्ट की बात। जहाँ तक एब्स्ट्रैक्शन की बात है, अननोइंगली क्रिएट हुआ है, अननोइंगली क्रिएट हुआ है। जो छज्जे हैं पेंट करो, आप उनमें जाओ। एक हवेली थी है वहाँ पे जिसमें पोर्ट्रेट्स बना रखे हैं किंग्स के, क्वींस के। सरप्राइजिंगली एक पोर्ट्रेट ऐसा है जिसमें फेस पे ब्लू कर रखा है। आई डोंट नो व्हाट वाज द कंसर्न। ये उसको कोई पायस थोड़ देना चाहते थे, या उसको कि गॉड से रिलेट कर रहे थे, क्या करते थे, क्यों वो करते थे? क्योंकि ब्लू कलर
इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में कृष्ण को या राम को डेडिकेट कर रखा है और किसी को नहीं कर रखा, तो उसको क्यों दिया? ये सरप्राइज करने वाली चीज़ है। एज पर टेक्निकल थिंग्स आर कंसर्न, क्या मैजिकल कलर्स उन्होंने लगाए थे? एक वहाँ पे ये कुछ दीवार, कुछ हवेलियों की एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर है, कुछ इंटीरियर वॉल्स के ऊपर है। एक्सटीरियर वॉल्स की पेंटिंग्स भी आज भी, वेदर भी होता है, आंधी भी आती है, तूफान भी आती है, अपने आप इंटेक्ट रही हैं। लोगों ने इंसेंसिटिविटी दिखा करके कुछ ख़राब कर दिया, वो उनकी गलती नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डॉक्यूमेंट की हैं। दिस इज़ माई वेरी हम्बल एफर्ट। पता नहीं मुझे क्या ऐसा लगा, बट एज एन आर्टिस्ट मुझे लगा कि दिस वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी कि मुझे ये सब करना चाहिए। मैं इस एफर्ट में कितना ठीक कर पाया, कितना नहीं कर पाया, क्या किया, डॉक्टर गोस्वामी जी बैठे हैं, बड़े सारे आप लोग जो इस फील्ड के माहिर बैठे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या किया। ये आप लोग डिसाइड करें कि मैंने इसमें क्या किया है। दिस वॉज माई हम्बल एफर्ट। आई थिंक आप लोगों को शायद अच्छी लगे, जैसी भी लगेगी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. And I would also like to welcome Manoj Yadav ji, IPS from MHA Delhi, and Vinita Yadav ji on behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy. So now I request Nirupama Dutt ji to say something about the book. Nirupama ji. I think Ram Pratap ji has spoken very well about his journey and how, this whole project grew in his mind and in his heart, and somehow one got attached to him. As he says, his team, we formed a little team, and mostly it would be what got us together was the enthusiasm that Ram Pratap was showing for the work. And enthusiasm is a trait of the Haryana boys, the young men who came to Chandigarh. Bhim, our Ram Pratap, Madhav Kaushik ji. So they brought a whiff of Haryana with them and grew here, and the enthusiasm he had for his town. He just, the lanes and the by-lanes of Bhiwani, when he would talk to us, those would come alive, that I would come from here I'd meet the artists, we'd sit here, see this. So one got interested in the project, and each time he would write something, there would be a story in it, how it happened. So we also started journeying through the Havelis of Bhiwani and sitting with him while he was typing, and how this would be. And we had a heart full of myths, which as he would write, he would show us the pictures and narrate them, from Agarsen to Putna to the Brahman to Brahma to all kinds of stories which were woven in those. But what was really very interesting in this journey of Ram Pratap was when he told us that most of the paintings were done, or nearly all the paintings were done, by Muslim artisans. Probably they had come from Rajasthan. And it also showed those times, you see. There were no different religions lived together, and there were no bars, that Muslim can't paint a Hindu god. Probably he did it so well, and with a lot of freedom, and the people who were commissioning that work accepted it, because the gods had not been divided so, as they are today, and one could share stories of all religions. And then also the paintings, which was very interesting, was they also showed the time changing, what pictures Ram Pratap would share with us.
the British influence on the garments, on the clothes, and how the story was evolving, the story of our times. And then what was really heartening was the passion, and then his co-traveler, friend, filmmaker Hemant Verma also joined. And together it would be very exciting. Okay, now you're going, what are you bringing back? And both belonged to Bhiwani and shared this enthusiasm. Also for Ram Pratap, it was a very engaging experience. He had been through extreme trauma with his classmate and wife, the lovely Sarita, passing away, which was a big loss. And somehow she also belonged to Bhiwani. And together they had come to the College of Art and studied here. So, and the book is dedicated to her, her memory. And so it also gave him, he was journeying back and forth through his own experiences, through his own life, as well as those paintings. And Vishu and I would be there. I don't know how Vishu Arora, the head of the National Institute of Fashion and Design, Panchkula, and we would be helping him a little with commas and full stops. How well we did it, I don't know. But we were part of it. And after that, after a session, there would be some very good tea and something nice to eat, which Ram Pratap was making. So the whole journey has been very nice. He was waiting for the book. We were waiting for the book along with him. And we have not seen the film yet. So that will be an experience. So it was something we enjoyed. We enjoyed this journey of Ram Pratap, and his passion, his dedication, his complete involvement was very, very inspiring. And I'm sure everyone will be thrilled by what he has done. That's what I had to say. Thank you. Thank you, Nirupama ma'am. Now I request the screening of the film. The Bhiwani city of Haryana, located 128 kilometers west of national capital New Delhi, which once had 12 gates. सबसे पहले हलवास गेट, जो उसी का नाम रखा क्योंकि हलवास गांव था। उसके बाद पतराम गेट रखा क्योंकि पतराम जो था नंदराम कटले वालों का लड़का था, नंदराम का, उसकी जायदाद थी, उसके नाम से रखा। तीसरा फिर हनुमान गेट रखा। चौथा जो है वो बेरी गेट रखा। हमारा आना जाना बेरी गेट से था। और उसके बाद फिर कैमड़ा गेट हुआ, और कैमड़े वहाँ दरख्त थे, और कैमड़े के बाद में रोहतक गेट आया, और रोहतक गेट के बाद महम गेट आया, और महम गेट के बाद तिकड़ाना गेट आया, और तिकड़ाना गेट के बाद हाँसी गेट आया, फिर वहाँ पर बापोड़ा गेट आया, और फिर दीनोद गेट आया। Once known as Choti Kashi for its numerous temples, ponds and havelis, it is a city with a long history and tradition built, as it was founded by Jadu Rajput Name Singh on February 26, 1376. The traditional name was Bhani, changed into Bhiani, and over the time evolved into Bhiwani. It came into significant existence when it was declared the 11th district of Haryana on 22nd December 1972.
However, it has a long history and till the end of 18th century, it was a rather forgotten village of Dadri Pargana under the control of Nawab of Jhajjar. It was recognized as a town when it was declared as a site for Mandi, a free wholesale market by British rulers in 1817, where anyone can come and sell their products. Thus, many castes and communities like Baniya Sahukar, Kumar, Sunar, Nai, Brahmins, etc., members of both Hindu and Muslim faiths started moving to this place to explore and develop larger work avenues here. As the wheel of time moved, the Bhiwani city developed significantly. Temples, ponds and havelis were built. And these havelis are not necessarily great monuments of architecture. Some of them are extremely attractive. But the people who planned them, who conceived them, wanted them to look as attractive as possible, because they were the surrounding in which they were living. And therefore they called in people who decorated them, refurbished them, created an ambience in which they felt happy and comfortable. Construction of these havelis and temples opened broader work avenues to Muslim Chejaras, masons who were painters too, and the Hindu Kumars, members of the potter caste who became masons. These painters were mostly gifted and self-taught. For the finest work, teams of professional painters were called in from the western zone of Rajasthan, as the town shared border with Rajasthan. Thus began the tradition of wall paintings. These wall paintings, done inside and outside walls, were to beautify and to further enhance the ambience of architecture, as well as to depict the growing prosperity of its settlers. The surface for these paintings was chuna, lime, plastered base with smooth finish. The pigments were used to execute these beautiful paintings. Until the mid-19th century, the paints were mineral or vegetable pigments. As the pigments are mixed with lime water or lime milk or oil and applied to a dry plaster. Although somewhere floral patterns are traced on wet plaster too. Most of the paintings were done freehand, but forms were repeated with dotted stencils. Outlines, arcs and straight lines were added by string. तो किसी शायर ने लिखा है कि आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ, इकट्ठे बैठ के रोते हैं। तू हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तू अपना फूलों की बात कर। अरे साहब क्या बात हो रही है। मैं आपको हिस्टोरिकली बताता हूँ कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में किस किस्म का काम हुआ है। गंधार स्कल्पचर आप जानते हैं, ठीक, हमारे म्यूज़ियम भरा पड़ा है। बड़े बड़े स्कल्पचर 6 फुट 5 फुट के महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध महादेव की मूर्तियाँ, बेशुमार मूर्तियाँ। धोबी लोग उल्टी करके, क्योंकि पीछे सपाट होता था, उसके ऊपर कपड़े धोते थे। सैकड़ों की तादाद में वो मूर्तियाँ इस तरह इस्तेमाल होती थी। ये कदर है हमारे मुल्क में आर्ट की। आपने अमरावती का नाम सुना होगा, स्तूप है, बहुत बड़ा था, बहुत सारा तो चला गया, ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। अमरावती लाइमस्टोन का बना हुआ है। वो लाइमस्टोन चूना बनाने के लिए भट्टियाँ बनी हुई थी उस स्तूपा के इर्द गिर्द। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। एक हमारी आँखों के सामने सब मुनहदम होता जा रहा है।
और हम चाहे जो मर्जी कहते रहें, जो बहाने बनाएं, जो तरीके सोचें एंड सो फोर्थ, तो ये बेशुमार इनसेंसिटिविटी हमारे देश में है टुवर्ड्स आर्ट। कौन करता? ये सही कह रहे थे, जब काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर तो काम करने को रोकते हैं पहले, तो डर का माहौल है कि पता नहीं कौन आ जाएगा, क्या करेगा। फिर और मैं समझता हूँ ASI की बात हो रही थी कि इतना मैसिव काम है, इतना दी क्वांटम ऑफ वर्क जो हम कर सकते हैं इतना ज़्यादा है कि हाथ लगाने को डर लगता है कि कहाँ से हाथ लगाएं इसको। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। अभी एक लेडी ने कहा था कि हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ASI ने बहुत काम किया है, लेकिन ASI ने इस तरह का काम भी किया है, मैं आपसे जिक्र करूं कि बहुत साल पहले मैं चंबा में था। चंबा में बहुत बड़े मंदिर हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कुछ दोस्तों को लेके गया मंदिर दिखाने के लिए। मैंने कोट पतलून पहन रखा था, किसी ने समझा कोई अफसर आ गया है, तो एक पंडित जी उसी किसी मंदिर के मेरे साथ साल चलने शुरू कर दिए। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहते हैं, साहब आपने कभी हंसों को कौवे बनते देखा है? मैंने कहा नाम तो सुना तो है पर देखा नहीं है। आइए दिखाता हूँ। वहाँ पे एक पैनल था स्कल्पचर का, यानी मंदिर के बाहर बहुत खूबसूरत हंसों की ऐसे ढाल थी। आगे आगे जो 2-3 हंस थे वो टूट गए थे, तो ASI ने मुरम्मत करी उसकी, और मुरम्मत करी तो वाकई वो हंसों के कौवे बन गए जो 2 या 3 थे। अब बताइए, उदयगिरी में उड़ीसा में मंदिर में बहुत बड़े केव्स हैं। अब वहाँ पे इतने बड़े पिलर्स हैं कि हाथ ऐसे आप नहीं पिलर को नहीं पकड़ सकते। और क्या है, पिलर को रिपेयर करना है, पत्थर से नहीं किया गया, सीमेंट से किया गया। 1st सेंचुरी BC के वो मंदिर हैं या केव्स हैं, उनके ऊपर हम सीमेंट से रिपेयर करके कर रहे हैं। तो एक लेवल की बात नहीं है। ASI बेशुमार काम भी कर रही है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन इतना मैसिव काम है और इतनी अलगर्जी है जिसको हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। ये हिम्मत का काम इन्होंने जो किया है। वो कहते हैं कि फैज साहब ने कहा है कि फ़िक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं। हमारी फ़िक्र जो है, सोच है, उसको पकड़ा हुआ किसी ने, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं। अपनी हिम्मत है कि हाँ अब भी जिए जाते हैं। तो हिम्मत का काम है, ये हिम्मत का काम है। और क्वालिटी फिल्म की बहुत उम्दा थी। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा था। 2 चीज़ें सिर्फ इस फिल्म के बारे में कहूँगा। निरुपमा जी ने कहा कि शायद इन्होंने कहा, ये राम प्रताप जी ने कहा कि जो कारीगर थे वो मुसलमान थे। बहुत अच्छी बात है, सुनने को अच्छा लगता है। आज के माहौल में नहीं, वैसे सुनने को अच्छा लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। मैं बहुत बरस पहले जम्मू में कुछ काम कर रहा था, तो सरकारी कोई, मैं डॉक्यूमेंट्स का मुझे शौक़ है देखने का, तो मैं किसी दफ्तर में बैठा तो कि यहाँ जो बहुत बड़ा मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर, महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था, उसकी फाइल थी, सरकारी फाइल, कि इस पे कितना खर्च हुआ। आई वॉज इंटरेस्टेड, देखी फाइल, देखी सारी। 12 पन्ने पेमेंट्स के थे। ये मेमार है, ये फलां बंदा है, इसने ये किया, इसके। Every single workman there who built the Raghunath Mandir in Jammu was a Muslim. Every single person. एक आदमी का नाम नहीं था जो दूसरे मजहब का हो। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। We are unaware of our history.
वी आर कंप्लीटली अनअवेयर कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और अपनी आंखों के सामने हम क्या, किसी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है कि अगियार मेहर माह से आगे निकल गए, जो दूसरे लोग थे चांद सितारों से निकल गए और उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण से हम, हमारा ये हाल, क्या करें। तो यही बात है कि अंदलीब से कहें कि तू आप मिलकर करें आहो जारियां, तू हाय बोल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। चाय ठंडी हो रही, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे कहा कुछ दो लफ्ज़ कहने के लिए। दर्द है दिल के अंदर, दर्द है, लेकिन इस सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल है, निहायत मुश्किल है। आम आदमी की इनसेंसिटिविटी, सरकार की इंडिफरेंस और एक तरह का कावर्डिस है हमारे अंदर, कावर्डिस। हम कमज़ोर लोग हैं कि इनकी हिम्मत देख करके, इनकी काबिलियत देख करके, जिस तरह की फिल्म बनाई है इन्होंने, किसी और के मन में भी पैदा हो शौक़, किसी और के मन में भी दर्द जागे, किसी और का भी एक, ये भिवानी की बात नहीं है, ये हमारे अंदर की बात है। हमें जागने की ज़रूरत है। हम तो आजकल लगे हुए हैं कि कुर्सी कितने के बिकी बेल्जियम के अंदर 1,16,000, और 2 कॉलम्स का हमारे अखबारों में ख़बर आ जाती है कि हमारी हेरिटेज जा रही है। अरे कुर्सियाँ बिक रही हैं, हज़ारों की तादाद में वो कुर्सियाँ, वो मेज़, वो सब कुछ हैं, लेकिन उसके पीछे पड़े हुए हैं हम लोग कि अखबार में ख़बर आ जाएगी। ये सब जो हो रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। थैंक यू। Thank you, sir. Yeah, sir, please be seated for 5 minutes, and we are going to present mementos. I request our chief guest, Dr. B.N. Goswami ji, to present the mementos to our guests.